नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत में हो रहे तूफान की। छत्तीसगढ़ में 2023 के आते आते पार्टियों की कवायद भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी कार्य समिति की बैठक कर लगातार 2023 की रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अचानक आने वाले 2023 के कई एजेंडे तय कर रही है। आपको बता दें, दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी और हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। मेरा पहला सवाल है वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी से। दुबे जी, दोनों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है 2023 के विधानसभा चुनाव की। आएंगे उनके पास। हम रुक करते हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे का। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी पूरी जी जान से जुट गई है मैदान में कांग्रेस को हराने के लिए? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मीटिंग है या कार्य समिति की बैठक है, ये हमेशा 365 दिन चलती रहती है। ये कोई चुनाव को लेकर विशेष बैठक नहीं ली गई है। हमारी कार्य समिति की मीटिंग जो बैठक होती है वो हर 3 महीने के बीच में होती है और हमारे कार्यक्रम फिक्स होते हैं कि इस 3 महीने के अंदर क्या क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, इस आधार पर तय होता है। हेलो, आवाज आ रही है? सुन पा रहा हूं आपको जी। हाँ, तो ये हमारे कार्य समिति की मीटिंगों में हमारे कार्य निश्चित हो जाते हैं कि अगले 3 महीने का टारगेट हमारा क्या होगा। तो आज की मीटिंग में भी पहले से जो एजेंडा हमारा तय था कि किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, वही मीटिंग हुआ था। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। तो जहां तक छत्तीसगढ़ के 2023 की विधानसभा चुनाव की बात है, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलकर जो कांग्रेस की सरकार है उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि आज की जो कार्य समिति की जो मीटिंग हुई है उसमें विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार के प्रति निंदा प्रस्ताव रहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, ईडी ने उसको प्रमाणित किया है। न्यायालय द्वारा किसी भी अभियुक्त को कोई जमानत नहीं दी गई है। इसका आशय यह है कि जरूर ईडी ने कोई ना कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत ऐसा किया है जिसकी वजह से किसी भी अभियुक्त की अभी तक जमानत नहीं हुई है। दूसरी हमारी ये रही है, आऊंगा आपके पास, आऊंगा पांडे जी, आऊंगा आपके पास पे रुक करूंगा चंद्रशेखर शुक्ला जी का। शुक्ला जी, आपकी पार्टी की सरकार है, 71 विधायक आपके हैं। माना जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। कुमारी शैलजा को जैसे ही बदला गया, पीएल पुनिया से कुमारी शैलजा यहाँ पर आई, उसके साथ ही आपने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी आपके लिए? देखिए, कोई भी जो परीक्षा होती है वो निश्चित तौर पर कठिन होती है और हम तो मेरिट में आने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए तो हर विषय हर चीज बड़ा ठोक बजा के, क्योंकि हमें जीतना इस बार हमारा लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। हम अपने पिछले प्रदर्शन से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर तैयारियां भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी, रणनीतियां भी बनेगी और बैठकें भी होगी। आज की जो बैठक थी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और हर चीज को बड़ा ठोक बजा के निर्णय लिया गया और एक प्रकार से एक संदेश देना है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो पूरे देश में स्वीकार है। आज सब जगह आप जाके देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की चर्चाएं हो रही है, हमारे किसान मॉडल की, हमारे गौठान मॉडल की। उधर मध्य प्रदेश में चालू हो गया है गोबर खरीदी आज से 3 या 4 दिन पहले। तो ये सब जो चीजें हैं, हमको अपनी चीजों को और पुख्ता करना है, प्रमाणित करना है और प्रमाणित करके एक संदेश देना है। और इसके लिए निश्चित तौर पर वार्म अप, जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है, एक फुटबॉल खिलाड़ी जो होता है, कोई भी खिलाड़ी लगातार वार्म अप करता है, अपने आप को वो करता है, अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट करना चाहता है, तो उसी बेस्ट के प्रक्रियाएं चल रही है। और जो हमारी बैठक बड़ी गंभीर बैठकें थी और काफी कुछ क्षण के मजबूत तैयारियों के साथ हम उभरेंगे। और निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं, 2023 की तो चुनाव जीत ही रहे, लेकिन हमारी चुनौती चुनाव जीतना नहीं है, अपने प्रदर्शन को दोहराने की है। जो हमने किया है उससे ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा अच्छा करने की है। जी, हमारे साथ जुड़ गए अनिरुद्ध पांडे जी, दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुबे जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा की जोड़ी है, दूसरी तरफ ओम माथुर है और अरुण साव है, क्या बीजेपी के लिए ये वैसा चुनाव रहेगा जैसा 2018 में रहा था? क्योंकि भूपेश सरकार की योजनाओं से लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं।
देखिए एक चीज बताओ, आपने जोड़ी वाला जो उदाहरण दिया, तो शैलजा जी जो है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव, उनकी जो कार्यशैली वो अपने तरीके की है जी, मतलब बहुत अलहदा सोच लेकर काम करती हैं। तो यहाँ पे भी जोड़ी जैसा कहीं कोई वो नहीं है, उनके निर्णय अपने होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करूं मैं, ओम माथुर जी, और जैसे आपने डॉक्टर रमन कहा, तो यहाँ पे जो है ओम माथुर जी का भी अपने काम करने का बहुत तरह का तरीका अलग है, और वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के वो प्रभारी रहे हैं। अब बात यह है कि चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा। तो कर्नाटक चुनाव के बाद जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव गतिविधियां बहुत तेज हो जाएगी, ये तय माना जा रहा था। और निश्चित रूप से कर्नाटक का जो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में रहा, तो उससे आत्मविश्वास यहाँ पे दुगुना तो कांग्रेस के लोगों को दिखाई दे ही रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब वहां से मुक्त होने के बाद कर्नाटक से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसको लेके चिंतन मनन का दौर शुरू कर दिया है। उसी के चलते, और जो शैलजा जी की बात है, तो शैलजा जी के यहाँ के आने की पूर्व सूचना नहीं थी, अभी उनका दौरा जो है अचानक हुआ है और उन्होंने बैठक ली। और ये भी बड़ा दिलचस्प था कि एक जो है कांग्रेस की प्रभारी, एक तरफ वो बैठक ले रही थी तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रभारी बैठक ले रहे थे, और अपने अपने ढंग से पार्टी के बड़े नेताओं के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो कुल मिला के राजनीतिक हवा, चुनावी हवा जो बहना शुरू हुई थी इस साल जनवरी फरवरी में, अब उस राजनीतिक हवा का बहाव और तेज होने का समय आ गया है। जी पांडे जी, आपकी प्रभारी हैं ओम माथुर जी, उनके बारे में सीएम ने कहा है कि वो बुजुर्ग हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो कितने ही दौरे कर ले कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है बीजेपी को। देखिए, जहां तक मैं और आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा राज्य यदि कोई है तो उत्तर प्रदेश है। अभी दुबे जी ने जिस तरीके से बताया कि उतने बड़े राज्य के वो प्रभारी रहे हैं और वहां का परिणाम क्या आया है। आदमी अनुभवों से सीखता है, राजनीति है, वकालत है, क्रिकेट है, ये जितना ज्यादा अनुभव मिलेगा आदमी को वो उतना ज्यादा परिपक्व होता है। तो ओम माथुर जी को बूढ़ा कह के उनका अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आज के जो हमारी कार्य समिति की मीटिंग थी वो तो पूर्व से तय थी, लेकिन कांग्रेस की शैलजा जी अचानक क्यों आई थी, ये चंद्रशेखर जी से जरूर पूछिए आप। और रहा सवाल हमारे कार्य समिति में, तो मैं बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, और उनकी जो 9 साल के उपलब्धियां रही हैं और जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उसको लेकर हम हर गली, हर गांव, हर आदमी तक पहुंचने वाले हैं। इससे हमारी चुनाव की भी रणनीति तय हो रही है। तो और दूसरी बात, शैलजा जी जो आई हैं वो पूछिए चंद्रशेखर जी से कि अचानक क्यों आई। क्योंकि ईडी की कार्रवाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार उजागर हो गया, लोग मान लिए हैं। कहीं न कहीं आपके मीडिया की तरफ से ये जानकारी आई कि मोहन मरकाम अपने अध्यक्ष वाली गाड़ी में नहीं घूम रहे हैं, कहीं वो राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, किसी मंत्री को हटाया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और जाते जाते शैलजा जी ने जो कहा है, जो आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, आपसे मतलब मीडिया के माध्यम से, उन्होंने कहा है मतभेदों को दूर कर लीजिए। इसका आशय ये है कि शैलजा जी भी जानती हैं कि कांग्रेस के अंदर खाने एक दूसरे के प्रति संगठन, सत्ता, विधायक, नेता के बीच में सामंजस्य ठीक नहीं है। इन सारी चीजों को हटाने के लिए कहा है शैलजा जी। जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि हम विपक्ष में हैं तो भी एकजुट हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। जी शुक्ला जी, आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वहां गुटबाजी बहुत होती है, तो आपके वहां टीएस बाबा का भी गुट है, भूपेश बघेल का भी गुट है, मोहन मरकाम का भी गुट है। इन आरोप जो लगाती है बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए विजेंद्र जी, 14 विधायकों की एक छोटी सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 11 नेता हैं, अजय चंद्राकर, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, ब्रिजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, कृष्णमूर्ति बांधी, और अब और नए जुड़ गए अरुण साव। इस प्रकार के ना जाने कितने रमन, चमन, अमन, दुनिया भर के छोटे छोटे गुट भी बोलना अनुचित होगा, ये छोटे छोटे टुकड़े जी, और ये अब हमारे से बराबरी करने निकले हैं। तो ये तो मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अपनी तो धूल नहीं रही है, हमारी बराबरी करने निकले हैं। एक और जहां युवा नेतृत्व माननीय भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, शैलजा जी की तिगड़ी है, जोड़ी है, वहीं पे आपके अरुण साव, रमन सिंह और ओम माथुर की बुजुर्ग जोड़ी, जिसका कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अरुण साव जहां अनुभवहीन है, वहीं आउटडेटेड होने जा रहे हैं, 75 पार होने जा रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल शामिल होने जा रहे हैं। रमन सिंह और
ओपी माथुर जी। तो ये सब चीजों की आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आवश्यकता नहीं है। जी। अपने मन से कुछ भी मन मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि इनकी अपने मन समस्या से का कुछ भी निवारण मनगढ़ंत करें। बात जोड़ के मेरे साथी प्रवक्ता भाजपा के कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, मनभेद मतभेद। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 2 दिन पहले ही तय हो गई थी, संडे के, और उस दिन ही सभी नेताओं को जो उस बैठक में उपस्थित होने वाले थे उनको सूचना दे दी गई थी। अब इसके लिए ढोल मंजीरा पीटने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। जो हमारी बैठक थी वो हमारी अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी। अब उसके लिए मैं आपको ढोल मंजीरा पेट के न्योता देने थोड़ी जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ठीक मैं है। बताऊं शुक्ला कि जी, इस पे बैठक रिएक्शन बड़ी ले लेते हैं। महत्वपूर्ण थी पांडे जी वो कह और रहे हैं भारतीय कि जनता उनकी पार्टी तिगड़ी जो है वो जो है युवा है, और आपके पास बुजुर्ग नेता है, रमन सिंह है, हमको ओम माथुर अपने है, प्रदर्शन को और अमित बेहतर शाह, ये करने लोग की बुजुर्ग हैं। प्रक्रिया है। मैंने तो कहा ना विजेंद्र जी कि राजनीति में जितना ज्यादा अनुभव हो, जितना ज्यादा बुजुर्ग हो, उसका लाभ कार्यकर्ताओं को मिलता है। ओम माथुर जी चुनाव लड़ने तो नहीं आए छत्तीसगढ़ में, वो अपने अनुभवों को शेयर करने, कार्यकर्ताओं को संगठित करने और एक रणनीति तय करने आए हैं। तो इसमें बुजुर्ग कहकर उनका अपमान किया जा रहा है। ये तो बुढ़े हो गए हैं। बुजुर्ग तो फिर भी एक सम्मानजनक शब्द है, बुढ़े हो गए हैं कहना है तो अपमानित करना है। ओम माथुर जी तो के आप आने लोगों से की परंपरा है, मंत्रिमंडल में डाल देने की, अडवाणी जी को डाला, जोशी जी को डाला, अटल जी को लोटे में घुमा दिया। ये तो आपकी प्रक्रिया है ब्रजेश, ये तो आपकी प्रक्रिया है ब्रजेश। इनके तो प्रभारी आप लोगों के लिए नई बात तो है नहीं। अपने बुजुर्गों का अपमान करना, अडवाणी जी की इज्जत कर लो, मुरली मनोहर जोशी की इज्जत कर लो, जो है उनकी तो इज्जत कर लो। नितिन गडकरी को अपमानित करते हो, रविशंकर प्रसाद को अपमानित करते हो, जो है उनकी इज्जत तो कर लो। आदिवासी नेता के आने अरे जो है उनकी तो इज्जत कर लो। तो ऐसे में बराबरी करने निकले हो आप। शैलजा जी जो आज आई ठीक है, थी ठीक है। अचानक सिर्फ पांडे इसी कारण आई थी जी, वो। पांडे जी, शुक्ला जी, हम आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट। 2023 चुनाव आने के पहले ही पार्टियों के बीच कई कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुई बैठक से कयासों को और हवा मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी कयासों पर अपने बयान के जरिए विराम लगा दिया है। उन्होंने बताया है कि इस बैठक के माध्यम से 2023 में किस तरह से कार्यकर्ताओं को कार्य करना है, यह तय किया गया है। आने वाले दिनों में कुल 5 संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री निवास में कुल 2 से 3 घंटे चली बैठक के बारे में टीएस सिंहदेव ने यही बताया। लेकिन 2023 के चुनाव की रणनीति के लिए आनन फानन में बुलाई गई बैठक कई सवालों को जन्म भी दे रही है। चुनाव की तैयारी के संदर्भ में बैठक थी। द्वितीय दौर में इसके बाद में सभी प्रभारी मंत्रियों के लिए इस बात की चर्चा हुई कि अनिवार्य रूप से हर महीने एक बैठक उनको अपने प्रभार के जिलों में लेनी ही है। संगठन को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये 5 संभागीय सम्मेलन, और उसके बाद संभव है कि हमारी जो प्रभारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, ये हर जिले में भी जाए। बाकी और जो बातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको और स्मूथन आउट करके बाद लोगों से बात करके कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, अन्य लोगों के मन में क्या है, वहां तक पहुंच के और जिम्मेदारियां सबको दी जाए। वहीं दूसरी ओर बैठकों का दौर भाजपा में भी जारी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले 2023 चुनाव में भाजपा के कार्यों पर पूरा फोकस रहा। क्या आने वाले समय में 2023 चुनाव में सत्ता वापसी के लिए किस तरह से कार्य करना है। कार्य समिति में बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव लाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है। बैठक खत्म होने के बाद भाजपा विधायक शिव रतन शर्मा ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में भूपेश बघेल के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। यह स्पष्ट हुआ है कि यह आरोप सही है। कार्य समिति बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। यह सभी आरोप प्रमाणित हो चुके हैं। सरकार के आंकड़े उठाकर देख ले, 4.5 साल में जितनी अवैध शराब पकड़ी गई है, उसमें एक भी सप्लायर पर कार्रवाई नहीं की गई है। बीजेपी लगातार इस विषय को लेकर कार्यक्रम कर रही है। भूपेश सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव करते हुए इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हम जो आरोप लगाते थे वो आरोप प्रमाण सहित ईडी ने पकड़े हैं। ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है, किसी की भी जमानत नहीं हुई है।
कुल मिलाकर 2 से 3 घंटे मुख्यमंत्री निवास में चलने वाली कांग्रेस की हाई प्रोफाइल बैठक भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाने के कई मौके दे रही है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से इस बैठक को 2023 के रणनीति की तैयारी बता रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिरकार केवल रणनीति की तैयारी और सम्मेलन की चर्चा के लिए आनन फानन में यह बैठक आखिरकार किसके लिए की गई? रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रुक करूंगा दुबे साहब का। दुबे साहब, कांग्रेस को इस बार सरकार बचाना है। 2014 के बाद का इतिहास यह है कि कांग्रेस सरकार जो है अपनी बचा नहीं पाती है, बीजेपी उसका फायदा उठाती है। देखिए, राज्य बने 23 साल हुए हैं जी। उस समय जब यहाँ पे राज्य बना तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी जो 3 साल रही। तब की स्थितियां और अब की स्थितियों में बड़ा अंतर है। जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 68 सीट के साथ जो है कांग्रेस यहाँ पे जो सत्ता में आई और आज वो बढ़कर आंकड़ा 71 पर है। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के आज कुल 14 विधायक हैं जी। तो ये जो मैच जो अभी चल रहा है तो एकदम हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो बीच में जो कांग्रेस के जो क्रियाकलाप रहे, उनके काम रहे, उनकी जो नीतियां रही, तो उनकी जो नीतियां रही तो वो सब चीजें जो है आम पब्लिक के साथ जो उनका जुड़ाव रहा, जो चाहे वो फिर वो जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, चाहे चीट फंड कंपनियों के अपराधी हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कहीं पब्लिक को छूते हुए रहे। और खास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वहां तक के कांग्रेस ने अपनी जो है जमीन और मजबूत की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो अच्छी रणनीति के लिए जाना जाता है, काडर बेस्ड पार्टी है और संगठन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो है मजबूत माना जाता रहा है। तो उनका जो होमवर्क, राजनीतिक होमवर्क और पार्टियों की तुलना में बहुत तगड़ा माना जाता है। और आज जो ओम माथुर जी लिए आज जो बैठक, वो वही एक तगड़ा होमवर्क था। मतलब आज जो इस्तीफे की मांग हुई, फिर शैलजा कुमारी जी ने भी बैठक ली। मैंने पहले भी कहा कि ये जो आकस्मिक बैठक, इसकी तो कोई सूचना नहीं थी कि शैलजा जी आने वाली हैं, और जिस तरीके की बैठक ली तो वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बात अभी उम्र की हो रही थी। जैसे ओम माथुर जी को मतलब जिस तरीके से वृद्ध हो गए हैं, इस तरीके की प्रतिक्रिया आई। तो मेरा यही कहना है, राजनीति में उम्र कहीं कोई बाधा नहीं है। मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस में 80 साल की उम्र के बाद भी जो है पारी खेलते रहे। सोनिया जी के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उम्र 80 पार है। आज जो है वो अपनी पारी खेल रहे हैं। उस कर्नाटक में बन गई सरकार। अजीत जोगी जी जो पहले मुख्यमंत्री रहे, वो कहा करते थे कि 60 साल के बाद जो है राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। वो अपनी बात पे कायम नहीं रहे, अंतिम सांस तक राजनीति वो करते रहे। आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में देखें तो राम पुकार सिंह वो जो है 75 साल से ऊपर के हैं। सत्यनारायण शर्मा जी भी 75 के आसपास होंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह और पुन्नूलाल मोहले जैसे उदाहरण है, ये सब 75 के आसपास लोग हैं। तो यहाँ पे उम्र कोई मायने नहीं रहती। तो ओम माथुर जी का केवल हम बोले कि वहां पे उम्र जो है उनकी बहुत हो गई है और वो जो है मतलब प्रभारी के रूप में जो है कसौटी पे खरे उतर पाएंगे नहीं उतर पाएंगे, ये बहस का विषय हो ही नहीं सकता। जिसको करिश्मा करना होता है वो कहीं पे भी कर देता है। ठीक है, आऊंगा आपके पास। पांडे जी, शुक्ला जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 14 विधायक है, उनमें से 11 गुट है, 11 विधायकों का अपना अपना गुट है। अब चंद्रशेखर जी के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस तितिर बितिर हुआ है, अलग अलग गुट में है, प्रमाणित है, सारे लोग जान रहे हैं। तो उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो वो इस तरह का आरोप लगा सकते हैं। मैं समझता हूं उनकी उसको मजबूरी को कि उनके पास कोई शब्द नहीं है जवाब देने के लिए। लेकिन आप लोग जो विवेचना कर रहे थे कि विधानसभा में 68 विधायक है कांग्रेस के, मैं बता दूं, आपको याद दिला दूं, उसके बाद 6 महीने के बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए थे और 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। कितना जल्दी लोगों का मोह भंग हो गया था भूपेश बघेल सरकार से। तो मैं आप बता दूं, 4.5 साल में जो इन्होंने चावल घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है, पांडे जी कोयला घोटाला किया है, उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए, व्यूअर्स को बताइए। हमारे जो चुनाव हुए 5 उसमें कांग्रेस जीती है, उपचुनाव है ना जी जी जी, आप उसको बोलने दीजिए, उनके लिए कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। वो चीज चंद्रशेखर जी बोलेंगे, लेकिन वो स्थानीय सरकार के जो प्रशासन के दबाव में जीता गया वो 5।
वो जो 5 चुनाव जीता गया क्योंकि इनकी सरकार थी यहाँ पर पहले से, और उन पर दबाव डालाकर लोगों को डराकर प्रलोभन देकर इस तरह से 5 उपचुनाव जीते गए हैं। यदि फेयर चुनाव होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार जा सकती थी यहाँ से, और जो उपचुनाव है वो हमारे पक्ष में आए हुए होते। लेकिन कांग्रेस हमेशा सरकार में रहती है तो लोगों को डराती धमकाती है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार, अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे आज हमारे कार्य समिति में निंदा प्रस्ताव हुआ है, भूपेश बघेल जी को एक पल भी नहीं है सत्ता में बैठने का, मुख्यमंत्री पद में बैठे रहने का। कायदे से, नैतिकता के हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी ठीक है शुक्ला जी, दर्शक आपको देख रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कर्नाटक में भ्रष्टाचार था इसलिए बीजेपी की सरकार चली गई, अब बीजेपी वही वार आपके ऊपर कर रही है कि 4.5 साल में आपने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए यहां पर आपको जनता है सबक सिखाएगी। चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये रमन सिंह जी ने कहा है, घोटाला करने वाले, गौ माता को भूसे में दबा के मार डालने वाले लोग। रमन सिंह जी ने कहा है। हेलो सुनिए 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 मेरी बात को। मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। ये स्थानीय चुनाव में जीत के वादा करते हैं, योगी का मुंह में लड्डू फूटते हैं। यूपी में क्या किया आपने? गुंडागर्दी करके चुनाव जीते। स्थानीय चुनाव 5 उपचुनाव हारे गंदे तरीके से, नगरीय निकाय चुनाव हारे गंदे तरीके से, 14 महापौर हमारा, पंचायत चुनाव हम जीते। आप बेकार की बात करते हैं, बीच में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। 44,000 करोड़ का दारू घोटाला आपने किया, 36,000 करोड़ का नान घोटाला आपने किया। ईडी आपकी सहयोगी बन के बैठी हुई है। बंगाल हो चाहे बिहार हो, सब जगह नौटंकी करने आप जाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी की, सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है पांडे जी। भाई साहब, ईडी की, सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। आप दोनों जोर शोर मौसेरे भाई बनकर नजर आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता आपके मुंह में काली पोत के जवाब देगी। आपने कहा था कि गोबर आपको चिन्ह बना लेना चाहिए, वही गोबर आपके मुंह में पोत के छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। ये अहंकार बोल रहा है, अहंकार से नहीं जीत सकती सरकार। वही गोबर शिवराज का अहंकार है, अहंकार नहीं बोल रहा है। आप लोगों के कुप्रचार का जवाब इसी भाषा में दिया जाएगा। आपके कुप्रचार का जवाब इसी भाषा में दिया जाएगा। 2023 से कुप्रचार का जवाब कड़े शब्दों में दिया जाएगा। आप लोग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अहंकार का जवाब दिखाएगी। 7 सीट जीत जाओ, एक इनोवा में बैठ के जाना। 7 सीट जीत जाओ, एक इनोवा में बैठ के जाना, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। पांडे जी कह रहे हैं 14 से 7 पर आ जाएंगे, एक इनोवा में बैठकर आप विधानसभा जा सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना, चंद्रशेखर जी के पास आरोप लगाने के लिए कुछ है नहीं। सत्ता में वो बैठे हैं, जवाबदेही किसकी बनती है? भ्रष्टाचार पे कोई जवाब दे पा रहे हैं? आखिर क्यों ईडी इतने सारे लोग को बंद करके रखी, क्यों रिमांड में लेकर रखी हुई है? और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, 14 साल जब आप बता रहे हैं और 4.5 साल से आप सत्ता में है, तो आरोप तो अमित शाह जी के ऊपर भी लगे थे, वो भी तो जेल में थे, वो भी तो जेल में थे। वो तो हमारी सरकार थी, जब आपकी सरकार होती तो एनकाउंटर हो गया होता। हमारी सरकार थी तो अमित शाह बच गए, नहीं तो उनको भी एनकाउंटर हो गया होता, वो भी जेल में थे। पांडे जी जवाब दीजिए। सर मुझे चंद्रशेखर जी की आवाज नहीं आ रही ठीक से। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी जेल में थे, अगर हमारी सरकार थी इसलिए वो बच गए, आपकी सरकार होती तो उनका एनकाउंटर हो जाता। देखिए हिंसा का जो रोल है वो कांग्रेस पार्टी है। जब सिखों का नरसंहार किया गया था दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो इस तरह का हिंसा जो है वो कांग्रेस के रग रग में भरा हुआ है। ये सब भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आप बात कर रहे हैं। दूर रहती है। हम लोग हिंसा नहीं, हम लोग न्यायालय पे, संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा करते हैं। हमको संवैधानिक संस्थाओं पर बोला ना, जब कर्नाटक जीत गए तो ईवीएम ठीक है, जब पवन खेड़ा जी को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत जमानत मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अदरवाइज ये पूरे टाइम क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि निर्वाचन आयोग ऐसा है, ऐसा है। अपने होने वाले हार से घबरा गए आप। ठीक है शुक्ला जी, पांडे जी आऊंगा आपके पास से रुकूंगा। दुबे साहब, कांग्रेस को फायदा हुआ कर्नाटक में, उसने लोकल इश्यूज को वहां पर उठाया, उससे फायदा हुआ। क्या यही रणनीति कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी अपनाएगी? कांग्रेस तो जो 2018 का चुनाव था तब भी लोकल इशू उठाया, मतलब किसानों की जो कर्ज माफी का मुद्दा था वो लोकल इशू ही था। राहुल गांधी की यहाँ पे चुनावी सभा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 10 दिन के भीतर जो है किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। भूपेश बघेल जी ने जब वहां पे शपथ ली मुख्यमंत्री की
तो 10 घंटे की बात तो दूर है, 3 घंटे में ही किसानों का कर्ज माफ हो गया। और दूसरी बात, बिजली बिल हाफ। मैं पहले भी कहा कि आपसे आपके डिबेट में मैं भी कहा कि जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे बहुत फोकस किया है सरकार ने। बिजली बिल का हाफ का मामला था, वो भी हुआ। दो एक चीजों में बात अटकती है जिसको विपक्ष जो है पुरजोर ढंग से उठाता भी है, वो है शराब वाले मुद्दे को। शराबबंदी वाला जो मुद्दा रहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है, किंतु परंतु के साथ है, लेकिन है। तो वो बात जो है आकर अटकती है। अभी शराबबंदी पर कोई ऐसा फैसला हो नहीं पाया है। तो आपका सवाल यही था कि क्या स्थानीय मुद्दे जैसे कर्नाटक में रहे तो निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि मतलब उनको जो है अगर कहीं लौटने के लिए अगर कहीं उनको आजमाइश करनी है तो उनको किसानों के मुद्दे को छूना पड़ेगा, उनको महिलाओं के मुद्दे को छूना पड़ेगा, उनको बेरोजगारों के मुद्दे को छूना पड़ेगा। यदि भ्रष्टाचार अगर कहीं नजर आता हो तो उस पर जाना पड़ेगा, शराब वाले मुद्दे को छूना पड़ेगा। तो दोनों पार्टियां जो है स्थानीय मुद्दों पर ही पूरी ताकत लगाएंगी और जोर आजमाइश करेगी। ये देखने लायक बात रहेगी। ठीक है कि मोदी जी यहां पर आकर सभा लेंगे, बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होगी विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन जो काम करेगा, जो असर करेगा, जी सही बात है, जो काम करेगा जनता उसे चुनेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी हर चुनाव में चाहती है कि लोकल मुद्दे पीछे हो जाए और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कर्नाटक में जो जीत हासिल हुई है उससे एक लेसन मिला है बीजेपी को कि लोकल इश्यूज पर चुनाव लड़ना जरूरी है। जनता को वही एड्रेस करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।